देखो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो मुख सारी कि उसके बारे में, इसकी क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, मुख मतलब क्या क्या उसका स्वरूप कैसा है, उसकी चौड़ाई कैसी है, उसका आयाम कैसा है। अगला पढ़ेंगे मुख सारी को, फिर पढ़ेंगे मुख रोग पढ़ना, तो उनका मुख रोग कौन कौन से होते हैं, होता है, उनकी चिकित्सा क्या होती है, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आया जो टर्म वो है मुख शारीर का। अब ये मुख शारीर, तो मुख भाई किसमें रखा गया, में दो प्रकार शरीर होते हैं, अंतर्मुखी और एक होते हैं बहिर्मुखी। ये तो पता है ना बेटा, एक अंतर्मुखी स्रोतस होते हैं और एक होते हैं बहिर्मुखी। तो बताओ बेटा अंतर्मुखी स्रोतस की संख्या कितनी होती है और बहिर्मुखी स्रोतस की संख्या कितनी होती है, तो बताएगा बेटा अंतर्मुखी स्रोतस कौन से होते हैं ये बता। जैसे आपने पढ़ा होगा ना बेटा, प्राणवास स्रोतस, उदकवास स्रोतस, है ना, रसवास स्रोतस, रक्तवास, है ना, वो अंतर्मुखी स्रोतस होते हैं। बहिर्मुखी जैसे आप बहिस्रोतस हैं, जैसे नाक, नाक, कान, ठीक है, और मुख है, ये कह लें तो अधोभाग में आंख है, तो ये होते हैं बहिर्मुखी स्रोतस। उनमें से जो मुख है वो मुख किस में रखा गया है, स्रोतस के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब उसके अंदर जो मुख है बेटा, उसमें कौन है, हमारी जिह्वा रहती है। तो जिह्वा में है, जिह्वा है, जिह्वा क्या काम करती है, तो जिह्वा में रस का अवरोध कराती है, और हमारा जो वाणी है, वाणी को बोलने में, वाक इंद्री मतलब बोलने में भी ये सहायता करती है। को किसमें रखा गया, बहिर्मुखी स्रोतस के अंतर्गत आया है, और जिसमें क्या स्थित है, जिह्वा, और वहां पे रसन कहते हैं कि मुख का स्वरूप कैसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है बेटा ऑब्जेक्टिव या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, दो नंबर के नहीं आते आपके क्वेश्चन, तो उसी में पूछता है। एक मिनट बेटा, हेलो, हाँ बेटा बात चली थी मुख के स्वरूप की, तो मुख का स्वरूप कैसा होता है, अच्छा ये बताओ। तो उसने कहा कि मुख जो होता है वो सप्तांग स्वरूप वाला होता है। अब सप्तांग स्वरूप का मतलब कि इसमें क्या होगा, सप्त, सप्त बोलते किसको, सात, ठीक है, और सात होंगे, क्या होंगे, अंग होंगे। तो अब बताओ मुख में कौन कौन से सात अंग होते हैं, ठीक, बताओ मुख में कौन कौन से सात अंग होते हैं, कोई बताएगा बेटा। जैसे आपके मुख में ओष्ठोचा दंत मूलानी दंता जिह्वाचा तालुचा गलो मुखादि सकलम सप्त अंग मुख उच्यते, मतलब कि एक तो आपके ओठ हो गए, ठीक है, और क्या होता है, दंत मूल जो जबड़े हैं उनको बोलते हैं। फिर क्या होता है, इसमें दंत होते हैं, दंत मूल में दंत लगे होते हैं, तो दंत हो गए। फिर क्या होता है, आपकी जिह्वा होती है, और उसकी जिह्वा के ऊपर कौन है, तालु है, और कौन है नीचे, गला है, और क्या हो सकता है, पूरा का पूरा मुंह हो सकता है। ठीक है, तो ये टोटल होते हैं सप्तांग। तो क्वेश्चन आएगा बेटा कि मुख का स्वरूप कैसा होता है, तो आप लिखोगे आंसर में सप्तांग स्वरूप होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य वाग्भट ने एक चीज और जोड़ी, ठीक है, क्या जोड़ा, उन्होंने गंड रोग को जोड़ा है, मतलब जो गले के जो चिक्स के रोग हैं उनको भी इन्होंने मुख रोगों के अंतर्गत रख रखा है। इस वजह से जो वाग्भट है वो मुख का जो स्वरूप बताते हैं वो कैसा बताते हैं, वो 8 अंगों वाला, 8 प्रत्यंगों वाला मानते हैं। ठीक है बेटा, अब आया कि उपयुक्त मुखांगों में मुख रोगों के अधिष्ठान है। जैसे ये इतने मुखांग हैं बेटा कि दंत है, दंतमूल है, जिह्वा है, होठ है, जबड़े हैं, तालु है, गला है, तो इन सब में रोग भी होते होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे रोग अधिष्ठान होते हैं। कुछ मुख रोग ओष्ठ में उत्पन्न होते हैं, कुछ रोग कहाँ उत्पन्न होते हैं, दंतमूल में होते हैं, कुछ रोग कहाँ उत्पन्न होते हैं, जिह्वा में होते हैं, तो कुछ तालु में होते हैं, तो कुछ गले में होते हैं। ठीक है, और 3 होते हैं सर्वसर। ठीक है, तो ये टोटल इन्होंने बोल दिया। फिर उसने बोला सकल मुख में होने वाले रोगों को क्या कहा जाता है, सर्वसर मुख रोग। ठीक है, या मुखपाप भी कहा जाता है। वहीं बेटा जब संहिता की बात आती है, वैसे तो इसको इतना रेफरेंस नहीं देते हो, ना ही इस पे क्वेश्चन डालते हैं अभी कि उन्होंने क्या वर्णन किया है प्रत्यंगों के बारे में, मुख्य प्रत्यंगों के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मुख में एक तो हम चिबुक मान लेते हैं, चिन रीजन हो गया, 2 लिप्स होते हैं आपके, फिर 2 उसके एंगल हो गए, एंगल्स हो गए, ठीक है, दंत फेष्टक जो गम्स हैं वो हो गया, एक तालु हो गया, एक गलसुंडिका हो गया, 2 उपजिह्वा, गौजिह्विका, 2 गंड। तो ये इतना उन्होंने मान रखा है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बस आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा कि मुख की चौड़ाई कैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ एक के साथ साथ आपको बाकी और भी याद हो रहे हैं, ये आप अगर श्लोका कर लेते हो तो, और नहीं याद कर पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपने एक फर्स्ट ईयर में बेटा एनाटॉमी में सब्जेक्ट पढ़ा होगा प्रमाण शारीरम, ठीक है, रचना शारीर में पढ़ा होगा प्रमाण शारीरम, जहाँ पे सारी चीजों का प्रमाण बताया था, अंगुल प्रमाण और अंजलि प्रमाण के द्वारा। यहाँ क्या होता है, अंगुल प्रमाण नापा जा रहा है। तो इसने कहा चतुर अंगुलानी मेहन वदनांतर नाशाकर्ण ललाट ग्रीवा, फिर अच्छी दृष्टि अंतराणी। ठीक है, अब बेटा ये बताओ कि जैसे इसने कहा चतुर अंगुलानी कि 4 अंगुल होते हैं, क्या क्या होता है, तो मेहन और वदनांतर। वदन किसको बोला था बेटा, जब हम परिभाषा पढ़ रहे थे, तो वदन किसके लिए यूज हुआ था, कोई बताएगा, वदन किसके लिए यूज हुआ था, हमने बताया था हालांकि की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो वदन मुख के लिए यूज हुआ था। ठीक है बेटा, वदनांतर, फिर है नासा और कर्ण, ये भी 4 अंगुल के, ललाट ये भी 4 अंगुल की, ग्रीवा ये भी 4 अंगुल की, और जो दृष्टि अंतर है वो भी 4 अंगुल का होता है। ठीक है बेटा, हमें किसका काम है, हमें सिर्फ मुख रोग पढ़ रहे हैं तो हम मुख का चौड़ाई पढ़ेंगे। तो मुख की चौड़ाई कितनी होती है, 4 अंगुल की होती है। यहीं पे साइड में बेटा इसके साथ साथ में लिख जरूर लेना ये। ठीक है, आगे आता है मुख का आयाम कैसा होता है, तो उसमें भी साथ साथ में आप
और भी चीजें याद कर सकते हो। तो उसने कहा द्वादश अंगुलानी भग विस्तार मेहन नाभि हृदय ग्रीवा स्तन अंतर मुखायाम मणिबंध प्रकोष्ठ स्थूलानी। ये कहता है कि द्वादश अंगुल होता है, जैसे भग विस्तार, मेहन, नाभि से हृदय की, ग्रीवा स्तन की, तो ये इतनी इतनी जो मणिबंध है इन सबकी जो आयाम होते हैं कितने अंगुल के होते हैं, 12 अंगुल के होते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। इतना समझ में आया? पहला पेज समझ में आ गया? कोई बच्चा कंफर्म करो, फिर मैं आगे बढ़ूं दूसरे पेज पे। यस सर। ठीक है बेटा, अब बात आएगी कि मुख रोगों की प्रमाण क्या होता है। दंत का प्रमाण, जैसे दंत होते हैं तो दंत का प्रमाण, मुख में क्या लगे हैं, दंत लगे हैं, तो दंत का प्रमाण क्या होता है भाई? तो दंत का प्रमाण होता है दांतों की लंबाई 2 अंगुल की होती है। देखो 2 अंगुल होती है, आप अपने आप से भी नाप के देख सकते हो आपके जो दांत हैं वो कहाँ से, एक तो बाहर से आपको विजिबल है, दूसरा आपके मसूड़े से वो अंदर भी है, अंदर उनकी रूट अंदर तक है, तो आप क्या है उसको नाप के देखोगे 2 अंगुल ही होता है। ठीक है बेटा, अब आता है मुख रोगों की गणना कि कैसे ये 65 आप कह रहे हो या आप 74 कैसे कह रहे हो या 75 कैसे कह रहे हो। हमें क्या है काम, हमें सिर्फ सुश्रुत का या योग रत्नाकर का बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलना है बेटा, बाकी का सिर्फ हमें संख्या याद करनी है। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसने कहा होठ, कंठ रोग, दंतमूल, दंतगत, जिह्वागत, तालुगत, कंठगत और सर्वसर मुख रोग। ठीक है बेटा, कितने कितने होते हैं? होठ रोग कितने हैं? 8 हैं। गंड रोग इन्होंने नहीं माने हैं, किसने नहीं माने? सुश्रुत ने नहीं माने, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दंतमूलगत, इन्होंने 15 माने हैं, दंतगत 8 माने हैं, जिह्वागत 5 माने हैं, तालुगत 9 माने हैं और कंठगत कितने माने हैं? 17। ठीक है, और सर्वगत मुख रोगों की घटना कितनी की है? 3 की है। ठीक है, ये ऐसे याद नहीं रहता है, बच्चे भूल जाते हैं, तो इसका न्यूमोनिक्स आप याद कर सकते हो। कैसे याद करना है बेटा? जैसे आप टीवी देखते होगे, ठीक है, टीवी में जो चैनल्स आते हैं ना, G5, स्टार प्लस, TD1 ऐसे करके आते हैं ना, तो वैसा ही है। और उस एड उस पे क्या है, वो जो चैनल है उस पे एक सीरियल आता है जिसमें एक तनु होती है। ठीक है, तो वो कहती है, क्या कहती है, एक लड़की है जो कहती है ओ दीदी, दीदी दीदी समझते हो ना बेटा, दीदी दीदी हम ऐसे लिखेंगे DOD। ठीक है, ओ दीदी, ठीक है, G5 पर, क्या G5 जो चैनल है बेटा, G5 पर तनु को, किसको? तनु को कंठ के, कंठ में एक साथ सर्वसर 3 मुख रोग हुए। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है बेटा, ओ दीदी हो गया, फिर G5 पर तनु को कंठ में एक साथ सर्वसर 3 मुख रोग हुए। अब बेटा क्या है कि ओ से ओष्ठ रोग। ठीक है, अब बेटा ओ से क्या आया? ओष्ठ, ठ, और ऐसी कोई डिजिट बताओ जिसमें ठ आता हो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आया? किसमें ठ आ रहा है बेटा? 1 से 9 तक गिनती कोई ऐसी बताओ जिसमें ठ आता हो। 8। 8। तो ओष्ठ, ओष्ठ से क्या होगा बेटा? कितना लिख लोगे? 8। ठीक है, अब उसने कहा दीदी, तो दीदी से एक डी से बना बेटा दंत मूलगत। ठीक है, और दूसरे डी से क्या बना बेटा? दंतगत। ठीक है, तो दंत मूल ज्यादा और दंतगत कम है, तो उसके हो गए 15, दंत मूलगत और दंत के हो गए 8। ठीक है, आगे बोलता है G5 पर, G5 मतलब बेटा जी से जिह्वा, और G5 5 बोला ना, तो जी से जिह्वा और 5 मतलब 5। ठीक है, तो जिह्वागत रोग कितने होंगे बेटा? जिह्वागत कितने होंगे बेटा? बोलोगे तभी याद होगा। तो G5 मतलब जी से जिह्वा और 5 से 5। ठीक है, फिर कहता है पर का कोई मतलब नहीं, फिर कहता है तनु। ठीक है, मतलब मेरे कहने का अर्थ समझना बेटा, क्या बोला इसने? तनु, या इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। तो कोई टी से क्या हो गया? तालु हो गया, और कोई ऐसी डिजिट 1 से 9 तक बताओ जिसमें ना आता हो। बताओ बताओ बताओ, तनु ना है ना बेटा? आखिरी में क्या आया? कोई ऐसी डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आया? 9 आया ना? तो तालुगत कितने हैं बेटा? कितने हैं तालुगत बेटा? बोलोगे तभी ठीक रहेगा। ठीक है, 9 हो गए। तन्नु, टी से हो गया तालु, और नु से 9 हो गया। ठीक है, फिर कहती है कि कंठ में एक साथ, कंठ में क्या हुआ? 1 और 7। कंठ में क्या हुआ बेटा? एक साथ हुआ। अब बताओ एक साथ क्या होता है? एक साथ 17। ठीक है, तो कंठ के एक साथ मतलब कंठगत कितने रोग होंगे बेटा? कंठ के 17 रोग हो गए। ठीक है, अब कहती है कि सर्वसर 3 मुख रोग हुए। तो बेटा देखो, मुख रोग ये हम पढ़ क्या रहे थे? मुख रोग पढ़ रहे थे, इसलिए कॉमन मैंने लास्ट में इसीलिए डाल दिया मुख रोग, क्योंकि बच्चे भूल ना जाए कि ये ट्रिक किसकी थी, निमोनिक से किसकी थी? तो मुख रोग की थी। फिर कहती है सर्वसर, तो सर्वसर कितने हैं बेटा? 3 मुख रोग हुए। समझ गए बेटा? क्या कहती है? फिर से एक बारी देखते हैं। कहती है ओ दीदी, एक लड़की है जो अपनी दीदी से कह रही है, ओ दीदी G5 पे जो सीरियल आ रहा था ना, उसमें जो तनु है, तो तनु के कंठ में एक साथ सर्वसर 3 मुख रोग हो गए उसको। ठीक है, समझ जाओगे बेटा? फिर से डिकोड करना पड़ेगा। ये लिख लिया? न्यूमोनिक्स लिख ली बेटा, हाँ या ना? नहीं लिखी हो तो बता दो, मैं फिर से लिख देता हूँ बेटा अच्छे से। अभिषेक, अनुज, मोहम्मद सरफराज, सचिन, लिख लेना बेटा, आगे बढ़े। हाँ, तो अभी बताओ, अभी मैं पूछ रहा हूँ, बताओ होठ कितने मुख रोग हैं? टोटल मुख रोगों की संख्या कितनी है बेटा? एक एक करके बताओ। कौन बताएगा? अभिषेक बताएगा, काजल कौन बताएगा? 64 या 65 बेटा? 65। ठीक है, ओष्ठगत कितने होते हैं काजल?
कातल ओष्ठगत रोग कितने होते हैं बेटा? 8 सर। 8 होते हैं, ठीक है। फिर दंत मूलगत कितने होते हैं अनुज? दंत मूलगत कितने होते हैं बेटा? 15 15 होते हैं। दंतगत कितने होते हैं? मोहम्मद सरफराज क्या नाम है बेटा? दंतगत कितने होते हैं सर? दंतगत कितने? जी बेटा 8 होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं? जिह्वागत कितने होते हैं सचिन? जिह्वागत कितने होते हैं बेटा? जी बेटा 5 होते हैं। और तालुगत सोनाक्षी कितने होते हैं बेटा? तालुगत कितने होते हैं? 9 होते हैं, ठीक है। कुलदीप आप बताओ कंट्रोल कितने होते हैं बेटा? कुलदीप कंट्रोल कितने होते हैं बेटा? 17। क्या है बेटा? कंट्रोल कितने हैं? 17, ठीक है। और सर्वसम्मुख रोग कितने होते हैं आशीष? आशीष सर्वसम्मुख रोग कितने होते हैं बेटा? माइक तो ऑन किया करो। कोई बात नहीं, अभी कौन बताएगा मुख का स्वरूप कैसा है? मुख का स्वरूप कैसा है? हाँ बेटा, मुख का स्वरूप कैसा है? सप्तांग स्वरूप है। मुख का आयाम कितना है? मुख का आयाम कितना है? 12 अंगुल, ठीक है। मुख की चौड़ाई कितनी है? मुख की चौड़ाई कितनी है? 4 अंगुल। 4 अंगुल है, ठीक है। वेरी गुड। अब ये कहता है बेटा कि जैसे इसमें वाग्भट है, ठीक है, उन्होंने 75 बोले हैं। तो इन्होंने कहा कि वाग्भट ने अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र में एक अध्याय 21 में मुख रोगों की संख्या बताई है। कितनी बताई? 75 बताई। लेकिन उन्होंने होस्ट रोग, ओठ रोग जो बोले वो 11 बताई है। लेकिन जब उनका वर्णन वो करते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ 10 भेदों का ही वर्णन मिलता है। तो अगर हम बात करें तो वाग्भट के अनुसार मुख रोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 74 होनी चाहिए। लेकिन लिखते क्या है? वो 75 है, ठीक है बेटा। आगे कहते हैं कि सुश्रुत संहिता के 26वें अध्याय की जब बात करते हैं, सिरोग रोग प्रतिषेध के अंत में जब उत्तम रोगों की वो संख्या कर रहे थे तो वहां पे मुख रोगों के 67 वर्णित किए हैं। मुख रोग होते कितने? आचार्य सुश्रुत ने वहां पे वर्णन कितना किया है? 67 का किया। लेकिन जब हम वो गणना करने बैठते हैं मुख रोगों की तो हमें सिर्फ और सिर्फ कितने प्रकार मिलते हैं? 65 मिलते हैं। इसीलिए हम कितने पढ़े हैं? 65 पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब होता है कि मुख रोगों के जो निदान होते हैं, सामान्य निदान क्या होते हैं, कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें मुख रोग हो सकते हैं। तो कहा कि आनोपपिसित क्षीर दधि माशादि सेवनात्, ठीक है, कि आनोप मांस खाने से या जो पिट्ठी वगैरह है उसको खाने से, क्षीर है, दधी है, मांस है, कि उड़द दाल है, इनका सेवनात् करता हो तो मुख मध्य गदान कुर्यु, ठीक है, कुर्यु क्रुद्धा दोष कफोत्तरा, ये सब जो दोष होते हैं कहाँ जाते हैं? मुख के मध्य में जाते हैं और क्या करते हैं? दोषों को क्रुद्ध करके कफ को तप प्रदान करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? मुख रोग को उत्पन्न करते हैं। समझ आया बेटा कि आनोपदेश का जो जीव है क्या होगा? कफस प्रकृति का होगा बेटा। आप खाओगे क्या है? कफ वाली प्रकृति का होगा मांस। अब वो क्या है? आपके शरीर में जाएगा क्या? खीर है, दधी है, मांस है, मतलब उड़द है। कैसे होते हैं? गुरु होते हैं, स्वभाव से मधुर होते हैं। क्या बढ़ाते हैं शरीर में? कफ बढ़ाते हैं। अब कहा उसने मुख मध्य गदान कुर्यु क्रुद्धा दोष कफोत्तरा, कि जिससे क्या होता है? कफ दोष की वृद्धि होती है, प्रधान होता है, कुपित होता है और वो क्या कर देता है? मुख रोग गदा, कि मुख के रोग को उत्पन्न करता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़े। आगे कहता है कि उपयुक्त विचार को, मतलब इन्हीं के विचारों को, ये जो योग रत्नाकर हैं इन्हीं के विचारों को वाग्भट बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? मुख रोगों के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। और इन्होंने थोड़ा सा अलग बोला। क्या बोला? कि इन्होंने कहा कि किसी चीज को बढ़ा दिया, कि जो भारी भरकम वाले जैसे महामृगों की वर्णन हुआ है तो उनके मांस का सेवन, जैसे मछली है, महिष है, सूकर का मांस है, या कच्ची मूली उड़द आदि जो खा रहा है, या इसने खा गन्ने का रस ले रहा है, फाड़ित ले रहा है, ठीक है, इनका अधिक सेवन कर रहा है, या वो क्या करता है? वो मुख को नीचे करके सोता है, दातून आती है, तो ये अगर वो कार्य करता है या उचित रूप से शिराद्वेष नहीं हुआ है तो इनमें क्या होता है? जो कफ होता है वो कुपित हो जाता है और क्या करता है? मुख रोगों को उत्पन्न करता है। हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके एग्जाम की दृष्टि से आप इतना करके काम चला सकते हो, ठीक है बेटा। अगर आपको ज्यादा आगे जाना है कि वाग्भट ने क्या बोला, योग रत्नाकर ने क्या बोला, इनमें डिफरेंस क्या है, वो अलग मैटर है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुख रोगों का सामान्य निदान आप इस श्लोका को भी लिख के कर सकते हो, आप हिंदी लिख के भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। श्लोक अंडरलाइन कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े तो आगे इसने कहा कि मुख रोगों में अपथ्य क्या है। जैसे ये तो हो गया, निदान हो गया, ठीक है। अभी जो बोला उसने, अब इसने कहा अपथ्य क्या हो सकता है। तो कहा कि दातून करना, स्नान करना, अम्ल पदार्थ खाना, मछली, पानो प्रदेश, मांस खाना, दुग्ध दही उड़द, तो इन सबको हो गया। या फिर वृक्ष कठिन गुरु अभिसंधि भोजन कर रहा है, मुख नीचे करके सो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है? ये जो रोग होते हैं, ये जो इंसान होते हैं, ये मुख रोग से पीड़ित होते हैं, ठीक है। फिर आता है बेटा मुख रोगों में पथ्य क्या होता है। तो पथ्य क्या होता है? तो तृण धान्य यवा मुद्गा कुलथो जंगलू रसा, क्या क्या, कि जैसे जौ तृण धान्य, मतलब जिनमें तृण, तृण मतलब जिनमें कांटे वाली संरचना है। जैसे जो चावल होता है, आपने देखा होगा चावल की जो फसल होती है, मतलब धान की जो फसल होती है, आपने देखा होगा उसमें तृण होता है, सूप जैसा होता है ना, कांटे जैसा। तो वही मतलब तृण धान्य मतलब चावल हो गया। और क्या कहता है? यवा मतलब जौ हो गया, मुद्गा मूंग दाल हो गई, कुलथ हो गई, और जंगलो रसा जंगल प्रदेश के प्राणियों का मांस, ठीक है। फिर कहता है बहुपत्रिकार वैलम पटोल बाल मूलकम, की बाल मूली मतलब जो कोमल है मूली, वो करेला, परवल, इन सबका सेवन करना हितकर होता है मुख रोगों में, ठीक है बेटा। अब जैसे मुख एवं दंत स्वास्थ्य की बात करता है, जैसे ओरल हेल्थ की WHO ने एक डेफिनेशन दी है कि ये ओरल हेल्थ आप उसको कह सकते हो जो कि किसी भी प्रकार का उसको क्रॉनिक माउथ अल्सर नहीं है, फेशियल पेन नहीं है, ओरल या थ्रोट कैंसर नहीं है, ओरल कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कोई बर्थ डिफेक्ट नहीं है, कोई उसका जैसे होता है ना क्लेफ्ट लिप होती है, या फिर क्लेफ्ट पैलेट होता है, ठीक है, या कोई गम डिजीज होती है, टूथ डिके हो रहा है, तो इन सारी पैरामीटर्स पे वो खरा उतरना चाहिए, ठीक है। तो वो इंसान जो इन सब चीजों में, जिसको बाइटिंग में, जिसको चीविंग में, जिसको स्माइलिंग में, जिसको बोलने में, जिसको कोई
साइकोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं है, वो जो इन सब में वेलबीइंग है वो इंसान का होता है, ओरल हेल्थ उसकी अच्छी होती है। ठीक है, आगे आते हैं बेटा हम आयुर्वेद वाले हैं, हम क्या कहेंगे, हम अपना हिसाब चलाएंगे। ठीक है, तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था बेटा, अष्टांग में भी पढ़ा, चरक में भी पढ़ा, दिनचर्या और ऋतुचर्या वाले चैप्टर पढ़ते हैं कि जब हम अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या को ठीक करते हैं तो हमें कोई भी रोग नहीं होते हैं। तो उसी के लिए उसने कहा कि आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें क्या फॉलो करना होता है बेटा, सबसे पहले तो दिनचर्या, उसके बाद ऋतुचर्या, इन सबका पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो ऋतुचर्या के द्वारा जैसे शरीर के दोषों की ऋतुओं से होने वाली जो क्षय वृद्धि हो रहा है, मतलब कि एक तो दिनचर्या में क्या कर रहा होगा वो, कि दातून कर रहा है, दंत धावन कर रहा है, जिह्वा निलेखन कर रहा है, तो ये सारे काम कर रहा होगा। दूसरा आया कि जैसे जब ऋतुओं की बात चलती है तो उनमें ऋतुओं में क्या होता है कि हर ऋतु का अलग अलग होता है कि दोषों का संचय किस काल में हो रहा है, दोषों का प्रसर किस काल में हो रहा है, प्रकोप किस काल में हो रहा है, तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है, हमें उनके क्षय और वृद्धि पे नियंत्रण रखना होता है। ठीक है, दिनचर्या शरीर की स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित होती है। इसी के अंतर्गत मुख और दंत स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्न निर्देशों का पालन प्रतिदिन करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए भाई दिनचर्या में, तो उसने कहा कि हमें क्या करना है, हमें दंत धावन करना है। अगर आप आरोग्यता की इच्छा चाहते हैं तो आपको रोज रोज डेली डेली दांत धोने चाहिए ना, ब्रश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, बताओ, महीने महीने पे करना चाहिए, हफ्ते हफ्ते पे करना चाहिए या फिर डेली डेली करना चाहिए, बताओ बताओ। और जो ये वर्णन कब किया, दंत धावन कब करना है बेटा, तो अष्टांग में भी यही बोला कि जब आप प्रातः काल उठते हैं, आप शौच क्रिया जाते हैं, शौच क्रिया के बाद आते हैं तो आपको क्या है, मुख धो के और दंत धावन का उल्लेख किया गया है। ठीक है बेटा, आगे आते हैं कि अब जब आपने दंत धावन किया तो बताओ लाभ क्या होगा। अब भाई दांत आप धोगे तो लाभ तो आपको होगा ना, क्या होगा कि मुख में जो आपकी मुख की दुर्गंधता थी, ठीक है, या मैल था या कफ था, उसका क्या हो जाता है, निर्हरण हो जाता है, मुख कैसा हो जाता है हमारा, निर्मल हो जाता है। और जब आप जिह्वा निलेखन वगैरह भी करते हो या जो सुगंधता है वो आती है आपके शरीर में, तो आपको जो मल दूर हो गया, एक हिसाब से आपके जो मुख है, मुख का मल दूर हो गया, तो जो भोजन है उसमें भी आपको रुचि उत्पन्न होने लगेगी, मन प्रसन्न होगा। ठीक है, आगे आता है बेटा दंत धावन के अयोगी कौन कौन होते हैं, तो जैसे कोई गल रोग है, तालु रोग है, उष्ठजिह्वा रोगी है या मुख पाक की कंडीशन है, श्वास का रोगी है, तो ऐसे रोगियों को दंत धावन नहीं करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, फिर कहते हैं दंत धावन की विधि क्या होती है, ये तो हमने अष्टांग में ही पढ़ रखी थी, क्या होती है भाई, तो उसने कहा कितनी दंत धावन के लिए तो दातुन यूज करते हो, अभी तो आप टूथपेस्ट और टूथब्रश यूज कर रहे हो, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, दातुन यूज होती थी। अब उस दातुन का भी प्रमाण बताया गया था कि कितनी होनी चाहिए, कैसी कौन से प्रिंट की यूज करनी चाहिए, कौन से रस वाली होनी चाहिए, बोली थे ना। तो इन्होंने बोला कि जो दातून होती है कितनी 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, उसकी मोटाई कैसी होनी चाहिए, तो कनिष्ठ का उंगली जो आपकी छोटी वाली उंगली होती है उसकी मोटाई के समान होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, वो आड़ी तिरछी नहीं होनी चाहिए, पता लगे आप दातून कर रहे थे आड़ी तिरछी थी और वो जाके आपके मुख में लग गई, आपके मुख को क्षत पहुंचा दिया, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। व्रण रहित प्रशस्त भूमि में उत्पन्न होने वाली होनी चाहिए। ठीक है, आगे आता है ऋतु और दोष के अनुसार दातून रस वीर्य को ध्यान में रख के दातून का चुनाव करना चाहिए। अब जैसे उसने कहा कि आप ऋतु के अनुसार कर रहे हो, दूसरा उसने बोला कि जो आप दातून लेते हो वो एक कोई पेड़ की लेते होगे, तो पेड़ का कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगा, उसका कुछ रस होगा, उसका गुण होगा, उसका कुछ वीर्य होगा, उसका कुछ विपाक होगा, ये सारी चीजें होंगी ना। तो उसने कहा इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए फिर उस दातून का चयन कीजिए। ठीक है, तो कहता है प्रातःकाल तिक्त कषाय और मधुर एवं कटु रस दातून करनी चाहिए। ठीक है, फिर कहता है दातून कैसे बनाओगे आप, तो उसने कहा कि दातून लाओ, उसको आगे से क्या करता है, कोमल एकदम कूची बना लेनी है। ठीक है, उसको कूट पीस लेना होता है, ऐसे ऐसी होती है ना दातून, ये ऐसी होती है लंबी सी, और इसको आगे से ऐसे 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 कूच लिया जाता है। ठीक है बेटा, और फिर उससे सफाई की जाती है, जैसे आप ब्रश बना ले, आपके पास अपने फॉर्म में ब्रश आके तैयार हो गया। फिर कहा उसने कि दंत शोधक चूर्ण के साथ भी आप कर सकते हैं, जैसे दंत मांस को बाधा न पहुंचाते हुए एक एक दांत को रगड़ना है, एक एक दांत का घर्षण करके उसकी सफाई करनी है। अब कौन सा दंत चूर्ण ले सकते हो आप, तो आप अपने घर पे बना सकते हो, वरना आप टूथपेस्ट ला सकते हो, वो तो पहले अभी लाते हो, पहले क्या होता था घर पे ही सारी चीजें बनती थी। उसने कहा मधु है, त्रिकटु है, दालचीनी है, इलायची है, तेजपत्र है, सेंधो है, इन सबको लेके एक चूर्ण बना के और तेल मिला के आप रख लो, आप दंत शोधन के लिए इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है बेटा, अच्छा, एक तो हो गया मुख रोगों के लिए हमने दातून करने का काम कर लिया। ठीक है, दूसरा एक होता था बेटा गंडूस, कवल और गंडूस पढ़ा था। ठीक है, एक मिनट बेटा, कहाँ थे बेटा, गंडूस की बात हो रही थी। तो कवल और गंडूस का मतलब समझते हो आप क्या होता है, कि जैसे कवल क्या है कि आप कुल्ला करते हो, जैसे मुख में पानी भर के चारों तरफ घुमाते हो, क्या है, कवल है। गंडूस क्या है कि मुख में द्रव्य, औषध द्रव्य भर के इतना भरना है कि मुख को हिलाया ना जा सके। ठीक है, वो क्या होता है, वो गंडूस होता है। तो वही उसने कहा गंडूस क्या है कि स्नेह गंडूस को धारण करने से दांत क्या हो जाते हैं, आपके दृढ़ होते हैं और भोजन में रुचि उत्पन्न होती है। फिर बेटा बेसिक डेंटल केयर बता रखा है, तो आप इसके बारे में तो जानते हो भाई कैसे क्या किया जाता है। तो उसने कहा कि आप जैसे ब्रशिंग करते हैं, फ्लशिंग करते हैं, ठीक है, ये रोज रोज करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि आपको रेगुलर विजिट करते रहना चाहिए एवरी 6 मंथ पे। ठीक है, तो ब्रश क्या करता है, मुश्किल से 60% एरिया को ही आपके दांत के कवर करता है, तो उसके लिए उन्होंने अलग से कुछ और भी बताया। दूसरा 6-6 महीने पे विजिट करने को बताया आपको डेंटिस्ट के पास। ठीक है, ये हो गया, टंग क्लीनर यूज करो आप। ठीक है, आगे आता है बेटा जिह्वा निलेखन। जैसे उन्होंने मॉडर्न में टंग क्लीनर बोला, वैसे हमारे यहाँ भी आचार्यों ने क्या बोला था, जिह्वा निलेखन बोला था। वो क्या करते थे जिह्वा निलेखन के लिए, जैसे जो दातुन होती थी उसी, वो किसी पेड़ की बनी थी, उसके ऊपर छाल होती थी, उसी छाल से जिह्वा निलेखन के लिए यूज करते थे। या फिर पहले के समय में वो भी होता है कि ताम्र वगैरह का विकास हो चुका था, तो उसकी भी बनती थी जिह्वा निलेखन वाली। ठीक है, तो जिह्वा निलेखन के लिए मुख, अब जो जिह्वा थी, जिह्वा क्या होगी बेटा, कोटेड हो गई जाती है, जैसे हम खाते हैं कोई भी चीज तो वो ऊपर चिपक जाती है। ठीक है, उस चीज को साफ करने के लिए, मुख की विरसता है, दुर्गंधता है, सोफ है या जड़ता है, उनको दूर करने के लिए हम यूज करते हैं। अब उन्होंने कहा कैसी होनी चाहिए, तो 10 अंगुल लंबी होनी चाहिए, मृदु श्लेष्म और मैल को दूर करने योग्य होनी चाहिए। और क्या होता था, कभी चांदी की, सोने की ऐसी बनाते थे, नहीं होती थी तो लकड़ी की बना लेते थे। ठीक है बेटा,
आगे आता है कि मुख रोगों से बचाओ। तो मुख रोगों से बचाओ भाई कैसे होगा? ये जो सारी चीजें थी ना, ये सारी चीजें थी कि आनु पिशित छेद दधि मांस आदि सेवनात्, ठीक है, इनका, या फिर मत्स्य माहिस्वारा पिशित मूलकम, तो इनका, यदि इन सारी चीजों का आप त्याग कर दोगे आप मुख रोग होंगे ही नहीं। ठीक है, आगे आता है बेटा प्रिवेंशन मैलिग्नेंसी ओरल कैविटी के बारे में बात करते हैं। नहीं, फिर ये देख लो बेटा ओरल हेल्थ कैसे मेंटेन हो सकती है। तो उसने कहा एक तो पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि ब्रश करना चाहिए रेगुलर 2 बारी, तंबाकू अल्कोहल इनका सेवन नहीं करना है, हटाना है इनको, बैलेंस डाइट फॉलो करनी है, ठीक है, और हॉस्पिटल विजिट करते रहना है। ठीक है, फिर आता है कि मैलिग्नेंसी आप ओरल कैविटी कैसे आप कर सकते हो। तो उसके लिए उसने बोला कि जैसे एक्सपोजर होता है अल्ट्रावायलेट का, ये एक इटियोलॉजिकल फैक्टर हो गया लिप कार्सिनोमा के लिए। ठीक है, और इसकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, अंडरलाइन करते रहते चलना बेटा। फिर उसने बोला कि इसमें जो मेन कॉज होता है टंग मैलिग्नेंसी का वो 6S होते हैं, अंडरलाइन करना बेटा 6S एंड कैंडिडियासिस होती है। ठीक है, तो 6S में कौन कौन आता है? स्मोकिंग है, स्पिरिट जैसे अल्कोहल का सेवन करता है, स्पाइसेस उसमें इंक्लूड कर लेते हैं जैसे च्यूइंग है, च्यूइंग टबैको हो गया, ठीक है, इसको ले लिया। और क्या करता है? सेप्सिस है, सिफिलिस है, और शार्प एजेस ऑफ टूथ। उससे भी क्या होता है कि बेटा शार्प एजेस होते हैं, कट जाता है, वुट वुट कट गया, जिस वजह से बार बार वो घिसा रहता है, तो वो क्या कर सकता है? मैलिग्नेंसी हो सकती है। ठीक है, और कैंडिडियासिस हो गया। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं। अब होता क्या है, क्या करना चाहिए प्रिवेंशन के लिए? तो प्रिवेंशन के लिए हमें अल्कोहल स्मोकिंग का त्याग करना है, तंबाकू त्यागना है, और अगर कोई शार्प एजेस है आपके टूथ में तो वो टूथ निकलवाना है, टूथ सही करवाना है। ठीक है, तो ये हो गया। और आपको अवॉइड करना है कि जो अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर है उससे आपको बचना है। ठीक है, आगे आते हैं बेटा, एक मिनट बेटा, गेट खोल। हाँ, फिर जैसे कि जो डाइट आप फॉलो करते हैं, बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए, जिसमें आपके फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट होने चाहिए, इनका होता है। और अवॉइड करना है आपको कार्बोहाइड्रेट डाइट को, ठीक है, एक्सेसिव। दूसरा आप क्या करते हो, जैसे कि आपका कोई डेंटल कैविटी वगैरह हो जाती है या फिर कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए आपको उसमें फिट कराना है, डेंचर फिट कराना है। ठीक है, और क्या हो सकता है बेटा, रेगुलर जो एक्सरसाइज वगैरह हैं उनको यूज कर सकते हैं, और जो HPV वैक्सीनेशन होता है वो भी अगर पॉसिबल है तो आप करा सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं बेटा, मुख रोगों की सामान्य चिकित्सा क्या होती है। तो ये अंडरलाइन करना बेटा, मुख रोगों में क्या किया जाता है, जैसे दल है, दंतमूल है, दसन दसन रोगा, कफास कफास भूयिष्ठा तस्मात् एतुषु रुद्रम विश्राव दुष्टम। ठीक है, इनका कहना है कि जैसे कोई गले का रोग है, कोई दंतमूल है, कोई ओठ है, प्राय इसके वजह से होते हैं कफ और रक्त से। कफास रक्त, अश्रु मतलब रक्त। ठीक है, भूयिष्ठा कि कफ और रक्त के कोप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है बेटा, अगला कहता है अतः इन रोगों में क्या करना चाहिए, जिन रोगों में बेटा दूषित हो रहा है, कफ दूषित हो रहा है, उनके लिए बोला कि उसको रक्त मोक्षण करना चाहिए। ठीक है, आगे बोलता है कि और क्या क्या कर सकते हो। तो ये होते हैं टोटल 11 बताएं। क्या होता है? स्वेदो विरेको वमनम, गंडूष प्रतिचारणम, कवलो अश्रुति नश्यम धूमा शस्त्र अग्नि कर्माणी। ठीक है, अंडरलाइन करना बेटा, ये याद करना है आपको। सबसे पहले तो ये याद करना है कि गला, दंत और ओष्ठ रोग प्राय किसकी वजह से होते हैं, तो कफ और रक्त के कोप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा कौन सी चिकित्सा कर, तो स्वेदन। सबसे पहले तो क्या क्या किया जाता है, स्वेदन, विरेचन, वमन, गंडूस, जो भी यथावश्यक है, आपको जो सही लग रहा है कि स्वेदन करने लायक है, विरेचन कराने लायक है, गंडूस कराने लायक है, प्रसारण करके काम चल जाएगा, रक्त मोक्षण करना उचित है, नस्य कराना सही रहेगा, धूमपान है या शस्त्रकर्म या अग्निकर्म तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद होने चाहिए आपको। फिर उसने कुछ और योग बताए, कुछ और चीजें भी बताई। प्रतिचारण क्या है सर? प्रतिसारण में बेटा जो चूर्ण फॉर्म में लिया जाता है उसको रगड़ के साथ लगाया जाता है। इसके बारे में भी है, आगे डिटेल में भी है अपने। ठीक है, जैसे अभी हम ओष्ठ रोग कंटिन्यू करेंगे, मुख रोग और ज्यादा कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें प्रतिसारण का यूज आया है, चूर्ण फॉर्म होता है उसको लगाया जाता है। ठीक है, अब इसने कहा कि मुख रोगों की चिकित्सा के लिए निम्न औषधियों का और भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उसने कहा पटोलादि कॉप्थ है, जात्यादि तेल है, खजरादि वटी है और इमादि तेल है, इनका यूज कर सकते हो। बेटा एक एक याद कर लेना, कोई सा भी। जैसे जात्यादि और खजरादि तेल बहुत कॉमन है। ठीक है, तो इसके लिए कवल और गंडूस के लिए कहा गया है। ठीक है, खजरादि वटी जो होती है, कोई भी इन्फेक्शन हुआ, ओरल इन्फेक्शन होता है, खजरादि वटी ले ली और क्या किया, मुख में धारण करने के लिए, खाना नहीं है, मुख में थोड़ी देर के लिए धारण करना है। ठीक है, फिर कहता है इमादि तेल का स्थानीय लेप कर सकते हो, जहां पे इन्फेक्टेड एरिया है वहां पे आप लेप कर दो। ठीक है, रस योग में जैसे कुछ रस औषधियां भी आती हैं इसके लिए, जैसे रसेंद्रवटी आती है, सप्तमृत लोहा रस आता है, चतुर्मुख रस आता है, पार्वती रस आता है। एक कोई इसमें से एक से दो जो रस औषधियां हैं वो याद कर लेना। ठीक है, सारी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे याद कर लेना बेटा, ये तो याद ही हो जाएगा। मुख रोग है, कौन सा रस देंगे, मुख रोग नाशक रस। ठीक है, मुख रोग नाशक रस और पार्वती रस, कुछ भी याद कर लेना आप, जो भी आपको जल्दी से याद हो जाए ना आप वो वाले याद कर लेना। अगला जैसे बात करते हैं बेटा कवल और गंडूस, जैसे हमने अभी बात की थी ना बेटा, कवल और गंडूस क्या होता है, तो ये होता है जैसे उसने भेद किया, सुखम संचार्य थे। बेटा ये जरूर याद करना है ये डेफिनेशन, क्योंकि ये बहुत पूछता नहीं है, आगे चल के ये आपके काम ही आनी होती है, वाइवा वगैरह में पूछता रहता है। ठीक है, कहता है कि सुखम संचार्य थे या तो मात्रा शाह कवला स्मृता, कि जब आप सुखपूर्वक उसका संचार कर सकते हैं, जो आपने द्रव्य भरा है उसका जब संचार आप सुखपूर्वक कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कवल बोलते हैं। फिर बोलता है असंचार्या तो या मात्रा गंडूसा सा प्रकृति, कि जिसका आप संचार नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोल देते हो, गंडूस बोल देते हो। ठीक है, बस इतना सा अंतर होता है।
आगे आते हैं बेटा, तो इसने कहा कि कवल और गंडूस के भेद भी होते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि कवल और गंडूस के भेद। तो कवल और गंडूस के भेद, जैसे सुश्रुत ने बोले कवल के भेद, गंडूस के भेद वाग्भट ने बोले हैं। तो जो ये आपको अंतर समझ आ रहा है ना, प्रसादी और इन्होंने शमन बोला, शोधन शोधन और रोपड़ रोपड़ एक ही बोला, स्नेही और स्निग्ध बोला, तो ये प्रसादी और शमन बोला है, ये कोई खास अंतर नहीं है बेटा, ये दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा है, उन्होंने शब्दों का चयन अलग कर लिया, इसलिए आपको लगता है कि इन्होंने अलग किया है, ठीक है। तो इनके क्या होते हैं, स्नेही प्रसादी शोधन रोपण, ठीक है, और स्निग्ध समन शोधन रोपण। तो शोधन रोपण बेटा कॉमन है, और स्नेही प्रसादी और स्नेही और स्निग्ध और समन, ये याद करना है बेटा, ठीक है। अब इनमें दोष देख लेना बेटा, किसमें किया जाता है। तो स्नेही हो गया या स्निग्ध हो गया, किसमें स्निग्धता किसमें होती है बेटा, स्निग्ध गुण है तो किसको, रुक्षता को दूर कर रहा होगा, ठीक है, और रुक्ष गुण किसका होता है, तो वात का होता है, ठीक है। तो वात प्रकोप में यूज करते हैं। फिर प्रसादी या शमन किसके लिए किया गया, पित्त के लिए किया गया। फिर उसने कहा शोधन कराना है, तो इसमें कफ प्रकोप में, और रोपण कराना है तो व्रण रोपण के लिए कराते हैं, ठीक है। आप सीरियल से भी याद कर सकते हो, वात पित्त कफ और व्रण रोपण, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो ये कहता है कि सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान अध्याय 40 में कवल एवं वाग्भट ने अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 22वें अध्याय में गंडूस रोग का, गंडूस का वर्णन किया है, ठीक है। वस्तुतः जो कवल और गंडूस दोनों के ही 4 प्रकार होते हैं, जैसे उसने कहा प्रसादी और समन शब्द का प्रयोग किया है, ये एक ही अर्थ में हमें समझना चाहिए, एक ही अर्थ होता है। इसीलिए इसी प्रकार सुश्रुत द्वारा वर्णित कवल में प्रयुक्त द्रव्यों एवं जो वाग्भट हैं उनमें प्रयुक्त जो द्रव्य हैं, गंडूस में प्रयुक्त द्रव्य हैं, उनका अर्थ कवल और गंडूस दोनों के प्रयुक्त द्रव्यों से लिया जाना चाहिए, ठीक है। बीएमएस ट्यूटोरियल, आगे बढ़े बेटा, इतना समझ आया। अब इसने कहा कि कवल और गंडूस की विधि क्या होती है। बेटा इनसे क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं बनता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमारी उसके लिए क्या पता भी पूछ ले। तो अब ये देख लो, ये सारी चीजें फर्स्ट ईयर से ही आपने सीख रखी होती हैं। क्या बोला उसने, कवल और गंडूस धारण की विधि क्या होती है। तो वो इंसान कहाँ होना चाहिए, वातरस स्थान पे होना चाहिए। उसको रोगी को धूप में बैठा के उसके कंधे और ग्रीवा पे पहले स्वेदन करना है, मर्दन करना है, ठीक है, स्वेदन करके मर्दन करना है। फिर उसके बाद उसको गंडूस पिलाना है, ठीक है। उसको मुख ऊपर करके, जैसे आप गरारा करते हो कि मुख में पानी लेते हो और क्या करते हो, मुंह ऊपर करके करते हो, ठीक है। तो वैसे इसमें भी करना है कि मुख को ऊपर उठाना है, मुख के रखे, और क्या करना है, इधर उधर आपको मुख को चलाना है। जैसे आपने कवल की बात की, तो उसमें क्या किया जाता है, मुख को चलाया जाता है, ठीक है। फिर कहा उसने कि कवल और गंडूस धारण की अवधि क्या होती है। तो कितने टाइम तक, ऐसा तो है नहीं कि आप 1 घंटे तक कवल गंडूस ही किए जा रहे हैं, या फिर 1 मिनट जैसे ही द्रव्य भरा तुरंत निकाल दिया, तो ये भी कोई प्रोसेस नहीं है। तो उसने कहा कवल और गंडूस कुछ भी देना है तो आपको सबसे पहले तो अपने मन को एकाग्र करना होगा, ठीक है। दूसरा आपके शरीर का सीधा होना, और तीसरा इसने कहा ये तब तक धारण करना है जब तक ऐसा ना लगे कि कंठ में दोष आपके परिपूर्ण हो गए हैं, कि कंठ में वो दोष आने लग गए हैं, ठीक है। और क्या है, नासिका और नेत्र से स्राव ना आने लग जाए, जब तक आपको करना है, ठीक है। इसके पश्चात क्या करना है बेटा, कवल और गंडूस के पश्चात कवल और गंडूस मुख से निकालकर पुनः दूसरा धारण करना चाहिए। एक बार आपने ऐसा प्रोसेस अपनाया, फिर आपको वो द्रव्य निकाल के दोबारा से आपको फिर से करना है, ठीक है। कौन कौन से द्रव्य प्रयुक्त होते हैं बेटा, तो स्नेह हो गया, दुग्ध हो गया, मधु हो गया, रश्मि सोरस हो गया, किसी भी द्रव्य का, गौमूत्र का यूज कर सकते हैं, कांजी का यूज कर सकते हैं, या कोई क्वाथ हो गया, उष्णोदक, इन सब का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। सम्यक कवल अथवा गंडूस के लक्षण क्या है बेटा, तो ये होता है जैसे आप कोई भी चीज कराते हो, कोई भी चिकित्सा कराते हो, तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट आता है, एक सम्यक आता है, एक अयोग आता है, ठीक है। तो उसने कहा कि सम्यक का होगा कि रोग की शांति हो जाएगी, उसको संतुष्टि होगी, मुख में उसकी लघुता आएगी, इंद्रियां प्रसन्न होंगी, इंद्रिय मतलब रसन इंद्रिय हो गई, वाक इंद्रिय हो गई, इनकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इंद्रियां प्रसन्न होंगी। फिर कहता है कवल अथवा गंडूस के अयोग क्या होंगे, तो अयोग वो हो जाएंगे, जैसे हीन योग हुआ तो मुख में जड़ता हो गई, कफ क्लेश हो गया, रस का ज्ञान ना होना, इन सारी चीजों का लक्षण मिलेगा। और कहीं अति योग हो गया, हीन योग हुआ तो ये सारे लक्षण, और अति योग हो जाएगा तो मुख पाप हो सकता है, सोच तृष्णा अरुचि हो सकती है, ठीक है बेटा। फिर मुख रोगों में प्रतिसारण, जैसे आपने प्रतिसारण का क्वेश्चन भी पूछा हमसे, होता क्या है कि रोग के दोष अनुसार औषध को क्या किया, जैसे कोई भी रोग है उसके अनुसार दोष उसमें कौन सा है, वातज है, पित्तज है, कफज है, हमें उसी हिसाब से औषधि लेनी है। और उस औषधि को क्या करना है, अंगुल के अगले भाग पे लगा के और धीरे धीरे उसको घिसना, तो प्रसारण कहा गया। जैसे आपके पास आजकल वो ओरल केयर वाले आते हैं ना बेटा, क्रीम्स आती हैं, उनको कहते हैं कि आप लगा के जब आपके कुछ अल्सर वगैरह या फिर उनको वो हो जाता है तो आप मुंह पे लगा के करना होता है, वैसा ही इसका काम होता है, ठीक है। औषधि को लिया, अग्रभाग पे लगा के उसको घिसते हैं, इसी को प्रसारण कहा गया है। औषधि का स्वरूप कैसा होना चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन आ चुका है कि वाग्भट ने प्रसारण के लिए क्या बताया है, 3 बताए हैं भेद, कल्प, रसक्रिया और चूर्ण, ठीक है। वहीं आचार्य सुश्रुत हैं, उन्होंने 4 बता दिए हैं। तो इन्होंने एक एक्स्ट्रा क्या बताया, छोद्र को बताया। जो मोटा चूर्ण होता है, इन्होंने चूर्ण में भी 2 क्वालिटी बना दी, एक मोटा चूर्ण और एक चूर्ण, ठीक है। तो जो मोटा वाला चूर्ण है उसको इन्होंने छोद्र बोला है, कल्प और रसक्रिया एक जैसा ही है, ठीक है। फिर आता है बेटा प्रसारणी द्रव्य क्या होते हैं, कवचन्य जो रोगों में गंडूस के लिए जो वर्णित बोले गए हैं उन्हीं का यूज किया जाता है, ठीक है। सम्यक में क्या होता है और अयोग में क्या होता है बेटा, सम्यक अगर हो गया, हीन योग हो गया, अति योग हो गया, तो जो लक्षण कवल और गंडूस के मिले वो सेम यहीं पे भी आएंगे। अगला है बेटा टॉपिक ओष्ठगत रोग, ठीक है। अब बताओ ओष्ठगत रोग कितने होते हैं, टोटल संख्या कितनी होती है, 8 ओष्ठगत 8 होती है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, एक कोई लड़का है, ठीक है, लड़का नहीं, एक अभिषेक है, ठीक है। और अभिषेक को शॉर्ट में बोला है हमने अभी, ठीक है। और मामा, अभी क्या है, मामा है। अभी एक इंसान है जो कि मामा है, किसका है अभी नहीं पता मुझे, ठीक है। वो कहता है अभी मामा होंठ के, या ऐसे कह लो कि अभी मामा होंठ के, ओष्ठ के पंचदोषज रोग या 5 दोषज रोग, ठीक है। अब बेटा ये अभी मामा से क्या समझोगे, तो अभी मामा से ये समझोगे बेटा, अभी अभी से
अभिघातज। ठीक है, मामा से माँ एक जगह, फिर माँ। अब बताओ मामा से क्या आया बेटा? मानसज और मेतज। क्या आया? एक माँ से मानसज और एक माँ से क्या आया? मेतज। ठीक है, फिर क्या है? अभी मामा होठ के 5 दोषज। अब 5 दोषज की बात आएगी। जब बेटा 5 दोष की बात करूंगा तो वहां पे आपको क्या समझना है? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। जहां मैं 4 की बात करूंगा चतुर्दोष की, तो वातज, पित्तज, कफज और सन्निपात, क्योंकि आगे भी ट्रिक्स आएंगी ना, तो इसीलिए अभी तो जहां त्रिदोष की बात आएगी बेटा तो आपको वात पित्त कफ समझना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे पंचदोषज होठ रोग है। ठीक है, क्या है? पंचदोषज है और क्या है? अभिमामा।